हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, सबको सत श्री अकाल, सबको राम राम। कैसे हो जी आप लोग सब। तो पंजाब टेट पेपर 2 सोशल साइंस की पेडागोजी का ये मेरा चौथा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। और पहले 3 लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक मेरे साथ कनेक्टेड रहना। स्टूडेंट, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे लेक्चर्स कम से कम 8 सोर्सेज से मैं प्रिपेयर करता हूं। इग्नू जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके नोट्स आप देख रहे हो कितनी मोटी फाइल है। इग्नू की पेडागोजी मेरे हाथ में है। इससे अलग एनसीईआरटी की पेडागोजी मेरे पास प्रिंटेड है। इससे अलग कुछ इंटरनेशनल रिसर्च पेपर, साउथ इंडिया की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज की बुक्स और हर जगह से डाटा को कलेक्ट करने के बाद लगभग 4-5 घंटे लगते हैं आपका एक लेक्चर प्रिपेयर करने में। तो ये लेक्चर भी बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों का। इस लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो शुरू करें जी आज के सेशन को। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा कि सावल क्लासेस के साथ जुड़कर आप घर बैठे पंजाब टेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर 1 ईटीटी के लिए, पेपर 2 सोशल स्टडी के लिए, पेपर 2 साइंस मैथ के लिए पूरा सिलेबस थ्योरी एमसीक्यू मॉक टेस्ट में कवर किया जाता है। पंजाब टेट क्वालिफाई होने के बाद मास्टर कैडर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सोशल स्टडी, साइंस और मैथ के बैचेस भी आप ऑनलाइन सावल क्लासेस के ज्वाइन कर सकते हो। सावल क्लासेस अपने हर एक पेड बैच के अंदर पूरा सिलेबस थ्योरी में टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ कवर अप करता है। तो शुरू करें जी अब हमारे आज के सेशन को। तो मैं मेरा कैमरा करूंगा ऑफ और हम लोग बहुत बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की रखेंगे। लो जी, तो कॉपियां खोल लो, स्क्रीन कर लो सबसे बड़ी और रेजोल्यूशन स्क्रीन की कर लो सेट। चौथा लेक्चर सोशल स्टडी पेडागोजी का, चैप्टर का नाम आप लोगों के सामने एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि सोशल स्टडीज को स्कूल लेवल पे जब हम टीच करते हैं, यहां नो डाउट सोशल साइंस लिखा है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो सोशल स्टडी के सब्जेक्ट को हम लोग जब स्कूल में टीच करते हैं तो हमारा एम क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले लेक्चर में तो आपने सोशल स्टडी और सोशल साइंस के बीच का डिफरेंस ही पढ़ा। दूसरे लेक्चर में सोशल स्टडीज ने सोशल साइंस की अलग अलग लाइनों से जो डाटा उठाया है उसका रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 3 लगा था, आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्कोप और नेचर ऑफ सोशल स्टडी पढ़ा। अब आप लोग एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ने जा रहे हो। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई है कि एम क्या होता है। एम, जिंदगी का एम या कोई भी एम। एम का मतलब क्या है, हमारी वो होप कि मुझे ये अचीव करना है, ये है एम। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एम को जर्नली पंजाबी में उद्देश्य किया जाता है और ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है टीचे। ठीक है भाई, ये पूरा लेक्चर मैं पंजाबी मीडियम में आपके लिए मैं खुद कन्वर्ट करता हूं। तो अगर कोई पंजाबी की लाइन, कोई पंजाबी का सेंटेंस, कोई शब्द ठीक ना हो ना, तो वो समझ जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को मैं खुद पंजाबी में बदलता हूं तो थोड़ी मोटी 2% मिस्टेक आपको मिल सकती है। तो एम और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में फर्क क्या है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। तो आपके सामने क्या लिखा है कि एम होते हैं एक होप टू अचीव, वहीं ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक्शंस जो आपको एम तक लेकर जाते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं कहूं, कोई मेरे से पूछे कि सर सावल क्लासेस का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ सावल क्लासेस, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो मैं कहूंगा सावल क्लासेस का एम है कि पूरे भारत का
नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट बनना, ये हमारा एम है। ठीक, अब हो सकता है पूरे, अभी जैसे पूरे पंजाब में सावल क्लासेस नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट बनने में हो सकता है हमें अगले 7 साल और लग जाए, या हो सकता है 8 साल लग जाए, लग सकता है ना इतना टाइम। वो है एम, कि हमारी ये मंजिल है, ये हमारी होप है। अब यहां तक पहुंचने के लिए जो मैं प्लानिंग करता हूं कि इस साल मुझे पंजाब के सारे पेपर, मास्टर कैडर, ईटीटी कैडर, पंजाब टैट और ये वो, इन सब के अंदर पूरे पंजाब में टॉप रिजल्ट्स निकालने हैं। आज से 6 महीने के बाद हमने हरियाणा के अंदर अपना इंस्टीट्यूट खोलना है और उसके 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा की नंबर 1 एकेडमी जो है वो बनना है। फिर हमने ये करना है, ये करना है, ये सब चीजें क्या है, ऑब्जेक्टिव। अरे भाई, मैं आपको सावल क्लासेस के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको एम और ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं और एम बड़े होते हैं, कि मैं कम से कम जब तक इस दुनिया में जिंदा हूं, मरने से पहले ये काम तो मैं करके जाऊं, और इस साल मैं क्या करूं, अगले साल क्या करूं, इस महीने क्या करूं, वो ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों ने इंग्लिश पेडागोजी में, साइकोलॉजी में, पेडागोजी में ये 3 शब्द बहुत ज्यादा ही सुने हुए हैं। एक शब्द एम, दूसरा शब्द आप लोगों ने सुना हुआ है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा शब्द आपने सुना हुआ है इंस्ट्रक्शन। आज के बाद इन तीनों शब्दों में कभी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो बता देता हूं। देखो, एम जो होते हैं ना, वो जिंदगी में अल्टीमेट होते हैं। अल्टीमेट मतलब वो लॉन्ग होते हैं, वो बहुत ब्रॉड होते हैं, वो बड़े होते हैं, और वो फाइनल होते हैं। बस उसके बाद कुछ नहीं है धरती पे। ठीक है, वो है सबसे बड़ी चीज। ठीक, और ऑब्जेक्टिव जो है वो उससे छोटे होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव मतलब 9वीं क्लास में बच्चे को क्या पढ़ाना है, 10वीं क्लास में बच्चे को क्या पढ़ाना है, +1 में क्या पढ़ाना है, +2 तक क्या पढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। और इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक लेक्चर में बच्चे को क्या टीच करनी है, एक चैप्टर में बच्चे को क्या पढ़ाना है, एक हफ्ते के अंदर ये 4 चैप्टर कवर करने हैं, वो है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे जैसे आप अपने इंस्ट्रक्शनें पूरी करते जाओगे तो एक दिन आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, और अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करते जाओगे तो एक दिन आपका एम भी अचीव होगा। मतलब एम लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव मिड टर्म प्लानिंग है, बल्कि इंस्ट्रक्टिव जो इंस्ट्रक्शंस है, हिदायतां, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। ठीक, क्लियर है भाई। अब आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको अपने एरिया का एमएलए बनना है, वो उसका एम है। ठीक, पंजाब टैट और मास्टर कैडर क्लियर करने के बाद उसको शादी करानी है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। इस साल 100% पंजाब टैट क्लियर करना है, वो उसके लिए यहां आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको समझो। अगर आपको इन तीनों की डेफिनेशन समझ लगी तो एक लाइक वीडियो पे दीपक सर के लिए ठोक दो, क्लिक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन देखी एम और ऑब्जेक्टिव्स की। अब देखो, मैं आपको 5 लाइनों के अंदर एम और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिफरेंस एक बार फिर से जो है वो क्लियर करने जा रहा हूं। सो एम और ऑब्जेक्टिव शिक्षा के अंदर हमें क्यों जरूरी है। अब हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडी का। सोशल स्टडी के अंदर आपको एम और ऑब्जेक्टिव सोशल स्टडी के आप डिफाइन करते हो। क्यों? क्योंकि इससे एक तो डायरेक्शन मिलती है, टीचरों को भी दिशा मिल जाती है कि हमने कहां तक पहुंचना है, और बच्चों को भी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने कहां तक पहुंचना है। अगर जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं होगा तो कहां तक जाएंगे वो दोनों। तो इससे डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन तो मिलनी चाहिए ना। डायरेक्शन का मतलब हमारे सामने एक पर्पस होता है, हमारा एक मकसद बन जाता है फिर एम ऑब्जेक्टिव बनाने से। और कहते हैं कि ग्रेटर द पर्पस ऑफ लाइफ ग्रेटर द चांसेस ऑफ विन, जीतने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, एम और ऑब्जेक्टिव हमने क्यों बनाए, ताकि इससे हमारा पाठ्यक्रम विकसित होता है। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम को पाठ्यक्रम किया जाता है। की होता है जी पाठ्यक्रम? कि साडे कोल 8 सब्जेक्ट ने, हर एक सब्जेक्ट दे विच एनए चैप्टर होंगे, थ्योरी दा कम एना, प्रैक्टिकल एनए,
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, शनिवार ਨੂੰ ਟੈਸਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਸਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਏਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मदद करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? पहले 3 पॉइंट सबको क्लियर है क्या? पंजाबी कैसी लगी मेरी? ठीक बोल लेता हूं पंजाबी भी। सो इससे हमें डायरेक्शन मिलती है, करिकुलम डेवलपमेंट में मदद मिलती है, मूल्यांकन करने में भी हम लोगों को मदद मिलती है। मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव हम क्यों डिफाइन करें ये बता रहा हूं 5 पॉइंट में। और चौथा पॉइंट क्या है, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव बनाउन नाल साडा जिहड़ा टीचिंग मैथड है वो भी डेवलप होता है, ते साडियां जिहड़ियां किताबां ने, टेक्स्ट बुक्स, वो भी डेवलप हो जांदियां ने। कि साडा एम है जी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ते इकोनॉमिक्स पढ़ाना, तां साडियां किताबां भी फिर उस तो अकॉर्डिंग तैयार होणगियां, ते साडा टीचिंग मैथड भी उस ते अकॉर्डिंग तैयार होवेगा, ते एक प्रॉपर प्रशासन ते ऑर्गेनाइजेशन सारे सिस्टम दी बन जाती है। तो मैंने इन 5 पॉइंट्स में आपको ये बताया कि व्हाट इज द नीड ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव इन सोशल स्टडी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक सबको? अब अगला पॉइंट, एम और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्क क्या है। वैसे आज का लेक्चर शुरू होते ही मैंने आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जो डिफरेंस है वो बता दिया था, पर एक बार मैं आपको फिर से एम एंड ऑब्जेक्टिव को रिटन फॉर्म में लेके आया हूं। देखो क्या कह रहा है, कहते हैं कि एम जेड़े होंदे ने वो जर्नल होंदे ने, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब बहुत वड्डे होंदे ने, ब्रॉड मतलब कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जिदे विच सारा कुछ होवे, ब्रॉड मतलब जेड़े बहुत वड्डे होन, बल्कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होंदे ने, फिक्स होंदे ने, ते डेफिनेट होंदे ने, उन्हां दी बाउंड्री होंदी है, वो क्लियर होंदे ने, प्रिसाइज होंदे ने, प्रैक्टिकल होंदे ने, अचीवेबल होंदे ने। ठीक है, पहला पॉइंट सबको समझ लगा क्या कि जेड़े एम होंदे ने ओदे विच सब कुछ कवर हो जाता है। अब जैसे हमने पहले बच्चे को प्री नर्सरी में एंटर किया, प्री नर्सरी से वो 10वीं कर गया, 11वीं 12वीं कर गया, फिर डिग्री कर गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर गया, पीएचडी कर गया, हमने इतना इसको पढ़ाया। हमारा मकसद क्या था, इस बच्चे को अल्टीमेट, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं 2 शब्दों में कहूंगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना। बस इसमें सब कुछ आ जाएगा, ये एम है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब क्या है कि वो बंदा काम धंधा भी कर रहा है, चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, गांव के प्रति, सबके प्रति जिम्मेवार है, खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा एम है। तो एम देखो कितना बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है ना, कितना ब्रॉड है, और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उससे थोड़े वो छोटे होते हैं। पहला पॉइंट सबको क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि जेड़े एम होंदे ने वो लॉन्ग टर्म होंदे ने, ऑब्जेक्टिव्स जेड़े होंदे ने वो शॉर्ट टर्म होंदे ने। एम जेड़े है वो लंबे समय दे लई होंदे ने, बल्कि ऑब्जेक्टिव दी म्याद छोटी होंदी है, 1 साल दे विच या 6 महीने दे विच या 2 सालां दे विच आपां की करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स ने, बल्कि अगले 10 सालां दे बाद या 20 सालां दे बाद असीं कित्थे पहुंचना है वो साडे एम ने। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਏਮ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੀਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ एम्स ने ਉਹ एजुकेशन ਦਾ कॉमन गोल है, मतलब एजुकेशन का मकसद बंदे को नौकरी के लिए तैयार करना नहीं होता। सिर्फ धरती पर पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी लगना एक पार्ट है, ओनली पार्ट नहीं है। एजुकेशन का मकसद होता है एक बंदे को समझदार बनाना कि वो सही और गलत के बीच का फर्क समझ सके। उसके बाद वो चाहे नौकरी करे, बिजनेस करे, राजनीति करे, खेती करे, कुछ भी करे, मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है। तो एम्स जो है वो कॉमन गोल है हर प्रकार के एजुकेशन का, चाहे वो बंदा इंजीनियरिंग करे, चाहे बीएड करे, चाहे ईटीटी करे, कॉमन गोल है एम। वहीं दूसरी तरफ जेड़े ऑब्जेक्टिव्स होंदे ने वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक साडे चेंज हो जाते हैं।
एम ਤਾਂ एक ही है, आइडियल सिटीजन ਦਾ निर्माण करना। ऑब्जेक्टिव ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ऑब्जेक्टिव्स ਨੇ। ਜਿਵੇਂ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल ਤੇ लॉजिकल ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। लैंग्वेज ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। सोशल स्टडी ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ सोसाइटी ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग हो गए ना। चौथा पॉइंट की है जी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव्स ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਮ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते जाओगे तो साडे एम्स अचीव होंगे। शायद स्टूडेंट्स आप लोगों ने भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट्स देखे होंगे। आपने कभी देखा है? कभी किसी कंपनी का देखा तो मुझे कमेंट करके बताओ। कि मान लो भारत की एक कंपनी है टाटा, तो टाटा कंपनी भी लिखती है कि टाटा कंपनी का ये विजन है, टाटा कंपनी के ये मिशन है और टाटा कंपनी की ये वैल्यूज है। बैंकों में भी लिखा होता है, अगर आपने कभी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा हो तो इसको भी आप अपने टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। ठीक। विजन फाइनल है कि इस कंपनी को फाइनली क्या बनना है, विजन को आप गोल कह सकते हो उस कंपनी का। मिशन शॉर्ट टर्म होते हैं, आप इनको ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो कि इस साल टाटा ने मारुति को पीछे करना है, ये इस साल का टारगेट है। अगले साल फिर ये कहेगा कि हमने होंडाई को पीछे करना है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते जाएंगे, मिशन अचीव करते जाएंगे, तो एक दिन भारत की नंबर 1 कंपनी बनेंगे। ये विजन है। और वैल्यूज क्या होते हैं? सिद्धांत, कि हम लोगों ने अपनी कंपनी को इन प्रिंसिपल्स पे चलाना है कि कस्टमर हमारे लिए पहले है, उसने रोला पा दिया तो हमें चाहे नई कार क्यों ना देनी पड़े, नाराज नहीं करेंगे हम लोग उसको। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फलाना धिमकड़ा, ऐसे वैल्यू सिस्टम होते हैं उनके। ठीक है। तो वैल्यूज को आप इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो उनकी। देखो कितने बढ़िया कोरिलेट किया आप लोगों ने। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की वैल्यूज को आप इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, मिशंस को ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो और विजन को आप उनका गोल बोल सकते हो। हाँ जी, देखना कोई कमेंट नहीं कर रहा। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। आपने किसी कंपनी की विजन, मिशन, वैल्यूज देखी है क्या लिखी हुई? किसी ने नहीं बताया कमेंट करके मेरे को कि हाँ जी सर मैंने देखी है। हाँ जी, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो 5वां पॉइंट, एम जेड़े ने, एम्स ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਏਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ कि चलो 10 साल बाद नहीं ना सही तो 12 साल बाद सही, 12 साल बाद असि भारत की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। ठीक। चलो 14 साल लगा लो यार, कोई बात नहीं। एम्स टाइम बाउंड नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव्स, भाई साहब ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड है। पूरे पंजाब में पंजाब टेट के हर लेक्चर पे सबसे ज्यादा व्यूज सावल क्लासेस के चैनल के ऊपर होने चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये ना हुआ नींद नहीं आएगी। कैसे? ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एम्स टाइम बाउंड नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जान लगानी पड़ती है अपनी। ठीक है। अगला 7वां और लास्ट पॉइंट देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एम्स लुक एम्बिशियस। जेड़े एम्स होंदे ने ओहो अभिलाषी दिखाई देंदे ने। एम्स, जिस आदमी का बड़ा एम होता है ना, वो आपको 24 घंटे एक अलग ही पैशन के अंदर दिखाई देता है। पैशन, एक आदमी का पैशन उस आदमी का रंग होता है। जैसे हीरे का रंग होता है ना, इंसानों का रंग उनका पैशन होता है। क्या होता है? पैशन होता है। अब जैसे आप बहुत से लोगों को देखो, आप उनसे जब मर्जी मिल लो, वो आपको हमेशा फुल ऑफ एनर्जी में मिलेंगे। सुबह मिल लो, दोपहर में मिल लो, रात को मिल लो, एतवार मिल लो, सोमवार मिल लो, आज मिलो, महीने बाद मिलो, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि एम्बिशियस है, एम बड़े हैं ना उनके। और कुछ लोग ऐसे डल मरियल से मुंह लटकाए हुए, उनसे पूछो
काम बिजनेस कर लोगे, नहीं होना, नौकरी नहीं होनी, कुछ नहीं होना। ये क्या है? आदमी में पैशन होना चाहिए। सो एम्स जो है वो एम्बिशियस होते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिकल इन नेचर होते हैं। वाह 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 वाह। तो ये 7 पॉइंट में आप लोगों ने एम और एम्बिशन के बीच का फर्क समझा। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ लग गया होगा। कुछ टॉपिक्स में ना एक्टिंग करनी जरूरी होती है, ऐसे मजा नहीं आता वीडियो पढ़ाने का। हाँ जी, चलो आगे बढ़े हम लोग। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हम लोग पहले एम देखते हैं। सोशल स्टडी के एम क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ेंगे सोशल स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ईमानदारी से मेरे को आप लोग अपने दिल से पूछ के बताओ, क्या सभी को एम और ऑब्जेक्टिव के बीच का फर्क क्लियर हो गया? क्या सबको एम और ऑब्जेक्टिव के बीच का फर्क क्लियर हो गया? क्या एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर है ना सबको? एम फाइनल होते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, बस इतनी की बात है। तो अब एम के अंदर जो मैंने बातें लिखी है ना, आप देखना वो अल्टीमेट है, फाइनल है बस वो। सो एम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज। अब हम लोग एम की बात करते हैं पहले। सो एम जो है वो लॉन्ग टर्म है। तो पहला एम क्या है? अवेकनिंग ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या है? सामाजिक चेतना का जागरण करना। क्या ये सब में होता है? क्या सब में नहीं होता। क्या सभी लोग समाज के प्रति उनकी चेतना जागी होती है? क्या नहीं जागी होती? ये जागनी चाहिए। अगर तमिलनाडु में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर केरला में कोई समस्या है, तो वो पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को, सबको अपनी समस्या समझनी चाहिए। अगर मेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सिर को उसको समझना चाहिए, नहीं तो एक दिन वो सिर की प्रॉब्लम भी बन जाएगी। अगर आज किसी गली में एक घर में गोली चलती है और एक आदमी मर जाता है, तो बाकी गली वाले ये ना सोचे कि हमारे घर में तो चली नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। ये समाज है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, पूरे जंगल में आग लगी एक चिंगारी से। सो सामाजिक चेतना, वी ऑल आर सोशल पीपल्स, सोशल एनिमल्स। हम लोगों को समाज के प्रति जो है चेतना से रहना चाहिए। ठीक, ये एक बात, पहली बात। ठीक है, ये अल्टीमेट चीज है। ये 1 साल 2 साल में नहीं आती बंदे में, 1 महीने 2 महीने में नहीं आती, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने से नहीं आती। ये अल्टीमेट है, ये फाइनल है, ये ब्रॉड है, ये मेरा एंड रिजल्ट है कि मेरा बच्चा सोशल साइंस का कैसा बनना चाहिए। दूसरा, एक बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो आनी चाहिए। भाई मेरी थोड़ी सी एग्जांपल ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इसीलिए मैं कभी कभी जोश जोश में कोई ज्यादा हाईटेक एग्जांपल दे दूं तो आप उसको दूसरे सेंस में ना लेना। मैं पूरा एकदम अपनी आत्मा से पढ़ा रहा होता हूं, तो इसीलिए कुछ शब्दों को मैं सोच समझ के नहीं बोलता, बस मैं बोल देता हूं जो एकदम बात सही है, बात इतनी की है। ठीक, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार एक लाइन डिस्क्लेमर में बता देनी चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? एक बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब क्या है? एक बच्चे की डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? जैसे एक बच्चा समाज में इक्वालिटी को प्रमोट करे, बराबरता की बात करे, एक बच्चा समाज में भाईचारे की बात करे, एक बच्चा कल को समाज में सभी को रिस्पेक्ट देने की बात करे, समाज में सबको कोऑपरेट करने की बात करे। जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है वो सभी तरह की डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला एक बच्चा बनाना। आज आप लोग देख सकते हो समाज में कितने के लोगों के पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है, जो एकदम सिद्धांतों वाले होते हैं। ठीक है, एक साथ रहना, एसोसिएशन के साथ रहना, लिबर्टी मतलब वो आजादी को महत्व देने वाला हो, न्याय को महत्व देने वाला हो। ठीक है, ये है दूसरी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तीसरा, डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। नेशनल इंटीग्रेशन, मैं तो सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन नहीं,
हम तो सोशल स्टडी में वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज की भी बात करते हैं। तो ऐसे एक सूत्र में सबको बांधने वाली प्रेरणा के साथ वो आगे बंधे। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, ये हमारे एम है। ये सब चीजें आप देख रहे हो ना, 2 दिन में बनने वाली नहीं है, ये फाइनल चीजें हैं। मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने जिसको अपने अधिकार भी पता हो, जिसको अपनी ड्यूटीज भी पता हो, देश के प्रति वो कोई ऐसी बात ना करे जिससे समाज को, देश को नुकसान हो, वो हमेशा बढ़ावे वाली बात ही करे जिससे समाज को फायदा हो। ठीक। प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता को प्रमोट करने वाला हो। कहते हैं ना कि सहनशील आदमी को होना चाहिए एक लेवल तक, एक लेवल से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, एक लेवल तक उसको होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। मैंने क्या शब्द यूज किया, रिएक्टिव, मतलब इंतजार करते हैं कि कोई मेरे से पंगा ले तो मैं इसको बताऊं कि मैं क्या चीज हूं। कि भाई तेरे को परमात्मा ने धरती पे इसलिए भेजा है क्या कि तू लोगों को बताता फिरे, किस लिए इंतजार कर रहा है? अरे भाई जियो और जीने दो, थोड़ी मोटी टॉलरेंस तो रखो। प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस होनी चाहिए एक लेवल की, फ्रेंडशिप की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, शांति से जीने की भावना होनी चाहिए। ये सब चीजें एक दिन में नहीं आती, ये एम है सोशल स्टडी के। टू इनेबल चिल्ड्रन टू एप्रिशिएट रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। देख लो, और आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी इन चीजों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं क्योंकि समाज में हम देखते हैं, समाज में लोग बैठे हैं, गली गली में लोग बैठे हैं, क्या बात करते हैं, कुछ नहीं धरा पड़ा इस देश में, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है, चलो बाहर चलो, फॉरेन चलो, इधर चलो उधर चलो, ना यहाँ पे कभी कुछ हुआ ना कभी कुछ होगा। उससे पूछो भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं, एमए हूं मैं, सोशल स्टडी पढ़ के आया हूं, और क्या उसमें ये गुण आया, नहीं आया। तो हमें बच्चों को इनेबल करना, बच्चों को, ताकि वो एप्रिशिएट करें अपने भारत के रिच हेरिटेज एंड कल्चर को। सो ये भी एक क्या है, ये एम है, सोशल स्टडी को पढ़ाने का एम है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पहचान अते एकता नु मजबूत करना। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला पॉइंट है संसार बारे व्यक्तिगत दी समझ नु बढ़ाना, broadening the understanding of individual about world। दुनियादारी दे बारे एक बंदे दी जेड़ी समझ है, उस समझ नू और बढ़ाना कि आप अपने आले दुआले को, अपनी सोसाइटी को समझो, आप अपने देश को समझो, आप अपने लोगों को समझो, दूसरे देश वाले लोग क्या कर रहे हैं उनको समझो। अब लोग कहते हैं यूरोप ने इतनी तरक्की कर ली, यूरोप ने इतनी, अरे आप उनसे समझो कि उन्होंने कैसे करी, उन चीजों को यहां लेके आओ ना। हमारे अंदर बहुत से ऐसे प्लस पॉइंट है जो दुनिया के किसी देश में नहीं होंगे, पर हमारे अंदर बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी है। हमें नेगेटिव को दूर करना है ना, वो कब करेंगे, जब हम लोग अपनी समझ को बढ़ाएंगे। टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, हाँ जी, टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचन अते तर्क करन दी शक्ति नु विकसित करना। सोचन दी क्षमता, तर्क शक्ति। अब देखो एक बड़ा अच्छा शब्द आपके सामने आया है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क करना। तर्क मतलब उसके पीछे का कारण ढूंढना। अब एक बंदा सड़क पे चलता चलता बेहोश होकर गिर गया, 2 लोगों ने उसको देख लिया। पहले ने क्या सोचा, पहले ने क्या तर्क किया, मन ही मन में सोचा कि जरूर इतनी गर्मी पड़ रही है, दुनिया जान के टेंशने है, बेचारे को चक्कर आके गिर गया हो गया। और दूसरे ने क्या रीजनिंग की कि जरूर इसके सिर में कोई उल्का पिंड आके गिरा है आसमान में से, मेटेओराइट जिसको बोलते हैं, वो इसके सिर में आके पड़ा है और ये बेहोश हो गया। देखो 2 लोगों की रीजनिंग देख लो आप। तो इसका मतलब ये भी सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग सोचते ही उल्टा है, उल्टा ही सोचेंगे, मतलब जो काम, मतलब कुछ लोगों की जिंदगी में समस्या आती है तो वो खुद उलझा के उसको और बड़ी कर देते हैं जानबूझ के, पता नहीं कैसे सोचते हैं। थिंकिंग पैटर्न भी सही होना चाहिए, रीजनिंग पैटर्न भी सही होना चाहिए बच्चे का। एक बच्चे में मोरल वैल्यूज को डेवलप करो,
सोशल वैल्यूज को डेवलप करो। ये सब काम एक दिन में होने वाले नहीं है, ये एम है। मोरल वैल्यूज क्या है कि अगर कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अगर मेरे पिताजी की उम्र का है तो मैं उसको आप बोलूंगा। सीधा सा फंडा है। मेरे से जिस व्यक्ति की उम्र बड़ी है ना, चाहे वो जिंदगी में कोई भी काम करता हो, उस व्यक्ति के प्रति मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। वैसे तो छोटी उम्र वालों के लिए भी रहनी चाहिए, परंतु खास तौर पे जिनकी उम्र बड़ी है। आप सोसाइटी में देखो, एक 18 साल का लड़का है, 60 साल का बंदा रिक्शा चला रहा है, उसको बोलेंगे तू। क्यों? क्योंकि रिक्शा चलाने वाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, तू बोलेंगे। तो ये क्या है? ये कोई मोरल वैल्यूज है? तो बच्चों में मोरल वैल्यूज को डेवलप करना, सोशल वैल्यूज को डेवलप करना, ये भी एक सोशल स्टडीज का एम है। इससे अलग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? जहां दुनिया सब कुछ सोच रही है, उस सोच से बाहर सोचना। सभी लोग ये बात सोच रहे थे और सब फंसे हुए थे। एक बंदे ने इससे बाहर सोचा कुछ और सब चीजों के सोल्यूशन निकाल दिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंसाइट। आप समाज के अंदर उसमें डूब के आप कितना उसको समझ सकते हो। आप में समझ है क्या समाज की, कि आप समाज को कितना समझते हो? मैंने आज से कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा थॉट देखा, इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं वो थॉट क्या था। कहते कि इफ यू फेल एम्पथी, if you fail empathy, you are not a leader। अगर आप में एम्पथी नहीं है ना भाई साहब, आप एक लीडर नहीं हो। यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी ए लीडर। इस थॉट का मतलब समझा कोई मैंने क्या कहा? इफ यू फेल एम्पथी, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी ए लीडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपथी एंड एम्पथी? एक शब्द होता है सिंपथी, SYMPATHY, कुछ ऐसे स्पेलिंग होते हैं ना सिंपथी। सिंपथी क्या होता है? किसी को सिंपथी देना। अब जैसे अब कहीं कोई बंदा अगर एक्सपायर हो जाए, गुजर जाए, तो लोग उसके घर जाते हैं ना, ओहो भाई साहब बहुत दुख हुआ हमें जान के, बहुत अच्छे आदमी थे, पता नहीं परमात्मा अच्छे लोगों को पहले क्यों उठा लेता है। ये सिर्फ आपके घर का नुकसान नहीं है, ये सारे समाज का नुकसान है। बहुत अच्छे आदमी थे। ये क्या है? सिंपथी। ये क्या है? सिंपथी। और एम्पथी क्या होता है? जब आप अगले के दुख को फील करो, खुद फील करो उसको, दैट इज एम्पथी। अगर आप में एम्पथी नहीं है ना, आप लीडर नहीं हो। क्योंकि लीडर वो होता है जिसने समाज की हर चीज को सुधारना है। अगर उसमें सेंस ही नहीं होगी उस प्रॉब्लम को समझने की, वो सुधारेगा कहां से? तो ये पॉइंट इसी के ऊपर फोकस्ड है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंसाइट। आप समाज की समझ कितनी रखते हो? क्या आपको समाज में समस्याएं दिख रही है? दिख रही है कि चाय समोसा ही दिख रहा है सिर्फ शाम का? ये एक बड़ा, ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे ही सम टाइम मैं अपने आप से बात करने लग जाता हूं। मतलब दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंसाइट। और अगला पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन। और एक व्यक्ति का डेवलप करना इंटरेस्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वेरियस तरह के संस्थाएं होती है समाज में, उनके साथ उनको जोड़ना। लास्ट 3 पॉइंट और है, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाएंगे। कहीं आप लोग समझो कि सर ने हमें कह दिया कि समाज की समझ है कि समोसा चाय दिख रही है। आपको नहीं कहा, मैं अपने आप से बात। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय समझ ਨੂੰ विकसित करना। अरे भाई कहां एडमिट कार्डों में फंसे हो तुम लोग? इतना अच्छा चैप्टर चल रहा है, पता नहीं कईयों का ना पढ़ने में पता नहीं सुनते नहीं क्या करते हैं। इतना जबरदस्त चैप्टर चल रहा है और एडमिट कार्ड की डिस्कशन में लगे हैं, बताओ ये लोग। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के अंदर। क्या आप इन सभी की धड़कन को समझ सकते हो? क्या आप एक ग्लोबल सिटीजन बन सकते हो? क्या ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हो? क्या आपकी बातें, आपकी हरकतें, आपका एवरीथिंग एक ग्लोबल सिटीजन वाला हो सकता है क्या? इट इज ए क्वेश्चन।
ठीक। और एनकरेज द लर्नर टू थिंक लॉजिकली, अपने लर्नर को ऐसा तैयार करना कि वो जीवन में हर चीज को लॉजिकली सोचे, तर्क के साथ सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, लास्ट एम क्या है सोशल स्टडी पढ़ाने का, एक बच्चे को ऑलराउंड पर्सनैलिटी बनाना। देखो कितनी बड़ी बात है ये, एक बच्चे को ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनाना, एक बहुत गुड करेक्टर, एक अच्छे चरित्र वाला बनाना। लोग जो होते हैं ना, लोगों को ऐसा, हमें बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए जिनका पर्सनल करेक्टर भी हो और जिनका नेशनल करेक्टर भी हो। जिस आदमी में ये दो तरह के करेक्टर होना, वो बिल्कुल 24 कैरेट डायमंड जैसा होता है। पर्सनल करेक्टर, व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र, जिसमें समाज सब आते हैं। तो ऐसा ओवरऑल पर्सनैलिटी वाला एक बच्चे को बनाना, ये हमारे सब क्या है, एम है। तो अगर ये सारे पॉइंट आप सबको समझ लगे स्टूडेंट्स, तो मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो। अब हम लोग हमारे सबसे लास्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, कि सोशल स्टडी को पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब देखो एम पता लग गया ना आप सबको। एम के बाद अगली चीज है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया था, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। वो पहले जो हमने बातें की वो बड़ी बड़ी बातें थी, वो एक दिन में नहीं होती, उसके लिए उम्रें लगती है, साल लगते हैं, 10 साल 20 साल लगते हैं, तब जाके बंदा ऐसा बनता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म। सोशल स्टडी को पढ़ाने का पहला ऑब्जेक्टिव नॉलेज देना। लो भी बच्चों, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, ये हम लोग बच्चों को क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और नॉलेज को ये तो है नहीं कि 25 साल बाद ही आती है, वो रोज डेवलप होती है एक बच्चे के अंदर। तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग ऑफ एबिलिटीज, एक बच्चे की क्षमताओं को विकसित करना। एबिलिटीज का मतलब क्या होता है, एबिलिटीज बंदे की रोज डेवलप होती है। एबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे थिंकिंग एबिलिटी, इसको रोज आदमी अपने आप को इंटेरोस्पेक्ट करे, अपने आप से बात करे, रोज अपने आप को विकसित करे। डिसीजन मेकिंग पावर, हर वक्त अपने आप से पूछना कि ये जो मैंने आज फैसला लिया क्या सही है या गलत है। ठीक है। आप अपना स्पैन यानी कि दायरा, उसको डेली पढ़ने में और इंक्रीज करो। अपनी कंसंट्रेशन, आप जब पढ़ते हो तो कितना केंद्रित होके पढ़ते हो, ध्यान लगा के पढ़ते हो, ये एबिलिटीज को डेवलप करना, ये भी एक इसका मकसद है। ठीक है। लर्निंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं। और नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट, सोशल स्टडी को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है हमारे वातावरण का ज्ञान बच्चों को जो है वो देना, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स, एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन। इससे अलग एक बच्चे में स्किल्स डेवलप करना, ऑब्जर्वेशन की, कि एक बच्चा ऑब्जर्व करे कि पहले मेरे मोहल्ले में इतने पेड़ होते थे अब नहीं है, पहले इतनी सारी चिड़िया उड़ती थी अब नहीं उड़ती। एक्सप्लोर करना चीजों को, साइंटिफिक स्टडी करना, फिनोमिना, उसके रिजल्ट्स निकालना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इससे अलग क्या कहता है, द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी इज एम एट हेल्पिंग लर्नर टू डेवलप ग्रेट अवेयरनेस अबाउट देमसेल्फ। एक बंदा अपने आप के प्रति अवेयर हो, क्लैरिफाई हो, वैल्यूज को समझे और अपनी आइडेंटिटी को जो है एक बच्चा पहचाने। एक बच्चा फिजिकली, इमोशनली और सोशली डेवलप हो, ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिजिकली आदमी रोज डेवलप होता है। फिजिकली क्या है कि जिस कार पे चढ़ के हमने आगे जाना है उसी के टायर पंचर हो गए तो जाएंगे कैसे, है ना। अब कोई बंदा, कोई कहता है दौरा पड़ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, वो पड़ गया, मेरे पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, क्या है ये, अगर ये क्या जीवन है। ये फिजिकली आदमी फिट होना चाहिए सबसे पहले नंबर पे। इमोशनली भावनाएं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, छोटी छोटी बात के ऊपर यूं रोना शुरू कर देना, छोटी छोटी बात के ऊपर दिल छोटा कर लेना, ये कोई बात है। आदमी इमोशनली मजबूत होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। कोई किसी का एक बेस्ट फ्रेंड किसी को छोड़ दे तो मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, अब ये एक ही तो मेरा दोस्त था वही मुझे छोड़ गया, अब मैं क्या करूंगा, ये क्या है।
ऐसे कोई कोई आदमी ऐसा थोड़ी होना चाहिए, हमारे बागड़ी में बोलते हैं रोनी बेड रोनी बेड टाइप आदमी नहीं होना चाहिए और सोशली मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो बच्चे को ऐसा विकसित करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सोशल स्टडी का। द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी helps promote in learners concern for the development of understanding and acceptance of other as different value and lifestyle। हमें एक ऐसा बच्चा भी डेली बेसिस पे तैयार करना जो दूसरों के लाइफस्टाइल को, जो दूसरों की वैल्यूज को, जो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग को भी एक्सेप्ट करे, कोऑपरेशन वाला हो, हिटलर ना हो कि जो मैं समझता हूं वही सही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वही आप लोगों की बननी चाहिए, माई वे या हाईवे, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक दूसरों को अंडरस्टैंड करने वाला भी होना चाहिए। बस एक दो पॉइंट हो रहे हैं स्टूडेंट। सोशल स्टडी टीचिंग हेल्प करती है। देखो बहुत सी किताबों के अंदर मैंने एक चीज देखी है, एम एंड ऑब्जेक्टिव इकट्ठे ही लिख रखे हैं। सच बता रहा हूं, एम एंड ऑब्जेक्टिव इकट्ठे ही लिखे हुए हैं। तो आपको कुल मिला के चैप्टर खत्म होने के बाद निचोड़ ये है कि आपको टॉपिक की समझ लग गई ना। अब इसमें से टॉपिक घुमा फिरा के जैसे मर्जी पूछ लें, आपको इस टॉपिक की एक सेंस है, अब अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है। सोशल स्टडी टीचिंग हेल्प्स प्रोवाइड लर्नर विद ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट। सोशल स्टडी मदद करती है एक बच्चे को पुराने इवेंट्स को पढ़ने में, पुराने व्यक्तियों को पढ़ने में, उनका रोल पढ़ने में कि उनके रोल ने आज के हमारे प्रेजेंट डे को कैसे शेप किया है। ना जाने इतिहास में 1947 में, 1950 में, 1960 में ऐसे सैकड़ों लोग पैदा हुए हैं जिनके डिसीजंस ने आज हमारे जीवन पे इंपैक्ट डाला हुआ है। ऐसे लोगों की स्टडी करना और उनसे सीख के एक बेहतर भविष्य को विजुअलाइज करना, ये भी एक सोशल स्टडी का काम होता है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर चेंज, देखो ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है, ये मैं जो कर रहा हूं, विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर चेंज, एक भविष्य में क्या बदलाव संभव हो सकते हैं उसका सपना देखना। तो एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट थॉट और मैं आपको बताना चाहूंगा, वट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। एक इंसान का दिमाग जो सोच सकता है, जो समझ सकता है उस चीज, वो हर उस चीज को पा सकता है फ्यूचर। ठीक, वट एवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। सो अगर आपको लगता है कि आप 30,000 रुपया महीना कमाने वाले बनो तो आप देखना 30,000 वाले ही बनोगे, और अगर आपको लगता है कि मैं 30 लाख रुपया महीना कमाने वाला बनूं तो आप 30 लाख वाले बनोगे, और अगर आपको लगता है कि मेरे गांव में मेरी 500 एकड़ जमीन होनी चाहिए तो एक दिन ये होएगी। Important is that whatever the human mind can conceive and believe it can achieve, that is important। बस ठीक है। तो कोई भी चीज दुनिया में दो बार पैदा होती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। तो सोशल स्टडी का ये भी एक काम है, विजुअलाइज करना फ्यूचर चेंजेस को। ये चीजें सोसाइटी के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल वैसे कोई और दे देता हूं मैं, पर ये सारा सोशल साइंस के रेफरेंस में लिखा गया है। अगला पॉइंट, सोशल स्टडी की जो टीचिंग है वो हेल्प करती है प्रोवाइड लर्नर्स विद नॉलेज ऑफ ह्यूमन सिस्टम। एक इंसान का जो सिस्टम है, इकोनॉमिक्स का, गवर्नमेंट का, कल्चर का, इन सब चीजों का ज्ञान देने का काम भी सोशल स्टडी के अंदर किया जाता है। साथ में सोशल स्टडी हेल्प करती है एक बच्चे को वो सारी तरह की स्किल्स सिखाने में, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट, आजाद होकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है समस्याओं की और उनके सोल्यूशन भी निकाल सकता है दूसरों के लिए। सोशल स्टडी का मकसद जो है वो लर्नर को अवेयर करना है पॉसिबल सिचुएशन में, और उसका रोल क्या हो सकता है एक बेहतर भविष्य बनाने में, ये भी उसका रोल है। सोशल स्टडी जो है वो लर्नर को मदद करती है दूसरों के साथ कोऑपरेट होने में, एक कॉम्पिटिटिव सर्कमस्टांसेस को डेवलप करने में, ताकि गोल्स को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। सोशल स्टडी जो टीचिंग है वो लर्नर को सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर ओन पोटेंशियल, देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है, और ये मेरे ख्याल से शायद लास्ट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि सोशल स्टडी टीचिंग जो है वो लर्नर को उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में मदद करती है, के अंदर कितना उसकी ताकत है, उस ताकत को एक्सप्लोर करना और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही था, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडी एट स्कूल लेवल।
तो आप सब बच्चों को सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में फर्क क्या होता है वो पता लगा, एम ऑब्जेक्टिव की हमें जरूरत क्यों है वो आपको पता लगा, फिर एम कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। कल को जब आप लोग भी सेल्फ स्टडी करो ना अपनी किताबों में, तो आपको कुछ नए पॉइंट भी मिल सकते हैं, पर आपको पढ़ के मजा आएगा क्योंकि अब आपके बेसिक्स क्लियर है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू। जो स्टूडेंट ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं जरूर कमेंट किया करो वीडियो के नीचे कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे। और सावल क्लासेस सिर्फ पंजाब टेट की ही कोचिंग के अंदर एक लीडर इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि हम पंजाब टेट के साथ साथ मास्टर कैडर की भी कोचिंग आज हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर रहे हैं। ईटीटी कैडर के 3 पेपर हुए हैं, तीनों में प्रिपरेशन कराई है। यूजीसी नेट इस साल से सी टेट को भी बड़े लेवल के ऊपर सावल क्लासेस शुरू करने जा रही है। इससे अलग नॉन टीचिंग जॉब्स के अंदर पंजाब पटवारी, एलडीसी, यूटीडीसी और कांस्टेबल नायब तहसीलदार की कोचिंग भी आप सावल क्लासेस से ले सकते हो। ये नंबर सावल क्लासेस के ऑफिशियली कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट। कल सबसे मुलाकात होगी, कल के टाइमिंग आप सबके ग्रुप में आ जाएंगे। थैंक यू, बाय।